अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन फीचर्स हैं वो डिस्कस करने हैं। अब इससे पहले हम लोग 1971 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब तक, और जिसमें दो कॉन्स्टिट्यूशंस भी आपने पढ़े हैं, 1956 का और 1962 का। अब जैसे कि आपको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 1956 का जो आइन था, जो दस्तूर था, वो पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर था, और फिर जब इसको चेंज किया गया, जब नया जो है वो दस्तूर या आइन बनाया गया, तो उसको सदारती निज़ाम के ऊपर जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया। ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही थी कि शायद अगर पार्लिमानी सिस्टम इसके लिए जो है वो मुल्क के लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं है, तो हो सकता है कि सदारती निज़ाम जो है ये जो इसकी जो चेंजेस आएंगी सदारती निज़ाम की वजह से, वो मुल्क को जो है वो तरक्की की राहों पे लेके जा सकें। जिस तरह की जो है वो गवर्नमेंट बनती रही, जिस तरह की असम्बलियाँ बनती रहीं, और जिस तरह के लोग जो है वो चेंज होकर आते रहे, उसी हिसाब से जो वो कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलना शुरू हो गया। लेकिन एट द एंड 1973 का फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फिर अगेन पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, या पार्लिमानी फॉर्म के ऊपर जो है वो उसको तैयार किया गया। 1970 में जो है वो जो भी मुंतखब शुदा कौमी असम्बली थी, उसने मुल्क के लिए नया आइन मुरतब किया था। इस असम्बली ने 17 अप्रैल को आइन साज कमेटी की तश्कील की थी, ठीक है, और इस कमेटी के जो तमाम सियासी जमातों के जो नुमाइंदे थे वो इसमें शामिल थे। इन जितनी उस वक्त की पोलिटिकल पार्टीज़ थी वो सारी की सारी इसमें जो है वो उन्होंने हिस्सा लिया था। इसके अलावा अब इस जो आइन साजी का काम है वो 20 दिसंबर 1972 तक कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। अब इसको आगे नाफिज करते हुए सारा कुछ है वो फाइनल 14 अगस्त 1973 को जो है वो आइन का नफाज हो गया था। मेन इसके जो फीचर्स हैं वो ये हैं। इसमें हम लोग, चूँकि ये फ़ाइनल है और अभी तक जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हमारा मुल्क का सिस्टम चल रहा है, ठीक है। टोटल 3 आइन आए थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये फ़ाइनल आइन है, ठीक है। 1973 के बाद कोई नया आइन नहीं बनाया गया और ना ही बनाया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो वो शिक्की शामिल की गई थी कि नेक्स्ट अगर अब किसी ने जो है वो आइन को कलअदम किया या ख़त्म किया तो फिर उसको जो है वो फांसी की सज़ा हो जाएगी। ये बड़ी जो है वो सख्त किस्म की जो है वो इसमें शिक शामिल की गई थी, क्योंकि आए दिन के मार्शल लॉज और ये सारा कुछ करने के बाद जो है वो मुल्क की हालात जो है वो सियासी वो बहुत ख़राब होना शुरू हो गए थे। इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई थी गवर्नमेंट के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। तो इस वजह से जो है वो 1973 के बाद जो वो कोई नया आइन नहीं आया। बाकी जो तरमीमात हैं, जो तब्दीलियाँ आती हैं मुल्क के हालात के मुताबिक या मुल्क के नए मसाइल के तकाज़ों के मुताबिक, तो वो उसमें होती रहती हैं। बहुत सारी तब्दीलियाँ जो वो अभी तक 1973 के आइन में हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका पहला पॉइंट पढ़ेंगे, वो है इफ्तिताइया या प्रीएम्बल। पहले दोनों आइनों की तरह ही उनका आगाज़ भी क़यादत मक़ासद से ही किया गया था, यानी 56 और 62 दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे उसमें इफ्तिताइया के तौर पे क़यादत मक़ासद को शामिल किया गया था, और 73 में भी किया गया, जिसके मुताबिक हाकमियत अल्लाह ताला की है। अवाम के नुमाइंदे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल मुक़द्दस अमानत के तौर पर कुरान और सुन्नत की हदूद के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करेंगे, और कोई भी इससे तजावज़ नहीं करेगा। जो कुछ कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम लोगों को बता दिया गया है, वैसे ही हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे हाकिम होंगे, वो इसको यूज़ करेंगे। और फिर बाद में एक छोटी सी तरमीम के ज़रिए इसे आइन का बाकायदा हिस्सा भी बना दिया गया। सारी सी बात है, ये तो हमारी बेसिक चीज़ थी जिसकी बेस पे हम लोगों ने जो है वो पाकिस्तान हासिल किया था, यानी इस्लाम के नाम पे। तो क़यादत मक़ासद में क्या था? क़यादत मक़ासद में हमारी सारी इस्लामी दफ़ात ही शामिल थी, ठीक है। तो जो चीज़ हम लोगों ने फ़ौरी तौर पे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की थी, उसके वो हमारी बेस थी, ठीक है। तो उस बेस को लिए बगैर हम अपने नेक्स्ट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी हमारा पैटर्न या सिस्टम का जो सिस्टम है हमारे गवर्नमेंट का, वो नहीं बना सकते थे। मुस्तकिल तौर पे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में क़यादत मक़ासद को इफ्तिताइया के तौर पे आइन के अंदर शामिल कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट है तहरीरी आइन होगा। साबका आइनों की तरह ही, यानी जो दो आइन भी हमारे तहरीरी ही थे, ये भी तहरीरी नौइयत का आइन है। ये ज़्यादा ज़ख़ीम और जामे है, जो 280 दफ़ात 12 हिस्सों और 6 गोशवारों पर मुश्तमिल है। इन गोशवारों में मुख्तलिफ़ फ़ौजी हुकूमत के हुक्मनामों को भी तहफ़्फ़ुज़ बख्शा गया। ठीक हो गया। अब ये रिटन फॉर्म में हमारे पास फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। नंबर थर्ड पे है इस्तवार आइन, सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है ये, ठीक है। पहला था वो लचकदार दोनों थे, अब इसमें जो है वो नीम इस्तवार किस्म का जो है वो आइन होगा। इसमें तरमीम का तरीक़ाकार ना ज़्यादा पेचीदा है और ना ही ज़्यादा आसान है।
यानी मिक्स किस्म का है। कहीं पे इसमें लचक बहुत ज़्यादा होगी, कहीं इसमें जो है वो सख्ती बहुत ज़्यादा होगी। 1985 की आईनी तरमीम से कबल आइन में तरमीम करना कदरे जो है वो आसान था। कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत और सेनेट की आम अक्सरियत आइन में तरमीम करने की मजाज थी, लेकिन अब दोनों ईवानों की 2/3 अक्सरियत के बगैर मंजूरी जो है वो मुमकिन नहीं है। अगर किसी मसवदे या बिल का ताल्लुक किसी इलाकाई मामले या रद्द-बदल से होगा तो कौमी असम्बली पहले मुतलका सूबाई असम्बली के 2/3 अरकान की हमायत से मुतल्लिक मंजूरी हासिल जो है वो करेगी। जो भी इलाकाई इशू होगा, यानी जिस तरह का भी जो वो उस इलाके का मसला होगा, तो पहले सूबाई असम्बली उसको जो वो अप्रूव करेगी, उसके बाद जब वो कौमी असम्बली तक वो मामला जाएगा और वहाँ पे अप्रूवल होगी। लेकिन अब ये नीम मुस्तवार आइन है, ठीक है। जहाँ पहले लचकदार था दोनों आइनों में, ये जो है वो उन्होंने थोड़ा सा रिजिड कर दिया ताकि इसमें जल्दी से जो है वो तब्दीली ना की जा सके। आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसीजर जो है वो इसके ऊपर जो है वो अमल किया जाएगा, कोई बिल या मसवदा पास हो सकता था। उसके बाद नंबर 4 पे है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। साबका आइनों की तरह ही 1977 के आइन में भी पाकिस्तान को वफाकी ममलिकत करार दिया गया, जिसमें इख्तियारात की तकसीम थी सूबों में और मरकज़ में। आइन के तहत वफाक पाकिस्तान 4 सूबों, वफाकी दारुल हुकूमत और उससे मुल्हिका इलाके वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात और सूबों से मुल्हिका कबायली इलाकों पर मुश्तमिल है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इख्तियारात 2 फहरिस्तों में मुनक़सिम हैं, ठीक है। एक वफाकी फहरिस्त और दूसरी मुश्तरका अमूर की फहरिस्त, और बाकी मानदा जो इख्तियारात है वो सूबों को तफवीज़ कर दिए गए हैं। वफाकी अमूर के बारे में पार्लियामेंट कानून साजी करती है और मुश्तरका अमूर में दोनों हुकूमतें कानून बनाने की मजाज हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने वफाकी जो है वो दारुल हुकूमत, वफाकी जो निज़ाम हुकूमत के बारे में पढ़ा था फर्स्ट ईयर की बुक में, फिर हम लोग 56 और 62 के आइन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ़ेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या फ़ेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ठीक है, क्या है। मैं अगेन आपको बता रही हूँ, ये बार बार डिस्कस हो गया, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टिप्स होती हैं कि वफाकी निज़ाम हुकूमत जो है वो ये इसमें सूबों की इसमें इख्तियारात की तकसीम की जाती है वफाक के अंदर और सूबों के अंदर। चूँकि 73 के आइन के मुताबिक हमारे 4 सूबे हैं और बाकी जो है वो कुछ कबायली इलाका जात होंगे वफाक के भी और जो है वो सूबों के भी, तो इनके बीच में इख्तियारात जो है वो वफाक में और सूबों में तकसीम कर दिए गए हैं। दोनों को जो है वो ऑल इन ऑल कर दिया गया, अपने अपने इख्तियारात में जो है वो ये आज़ाद हैं, अपने सिस्टम जो है वो अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं। हाँ, लेकिन एक तीसरी फ़हरिस्त जो है वो बनाई जाती है इसमें, जो कि मुश्तरका अमूर की फ़हरिस्त होती है, और उसमें जो है वो दोनों यानी वफाक और सूबे मिलकर जो है वो उसका जो वो फ़ैसला करते हैं। जो भी उन डिपार्टमेंट्स से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो वो सूबे भी उसमें इंटरफेयर करेंगे और वफाक भी उसमें इंटरफेयर करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पार्लिमानी आइन होगा ये, ठीक है। अब जैसे 56 की आइन में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो पार्लिमानी जो है वो तर्ज के ऊपर बनाया जाएगा। 1973 के आइन 1973 के आइन के तहत भी मुल्क में पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट राइज किया गया। मुल्क का सरबराह सदर और हुकूमत का सरबराह क्या है, वज़ीर आज़म। ऐसे ही 56 के आइन के अंदर भी था कि वो पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर था, तो वो क्या था, मुल्क का सरबराह सदर होता है और जो हुकूमत का या इंतज़ामी मशीनरी का सरबराह है वो वज़ीर आज़म होता है और उसकी काबीना होती है। सदर को पार्लियामेंट और चारों सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं, ठीक है, जबकि वज़ीर आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली की अक्सरियत से अमल में आता है आफ्टर इलेक्शंस। कौमी असम्बली की मियाद 5 साल मुकर्रर की गई। आइन की 17वीं तरमीम के ज़रिए सदर वज़ीर आज़म के इख्तियारात में तवाज़ुन पैदा कर दिया गया है, ताहम सदर को फ़ौक़ियत हासिल है। वज़ीर आज़म सदर ममलिकत को कौमी असम्बली के तोड़ने का मशवरा भी दे सकता है। असम्बलियाँ तोड़ने का मशवरा वज़ीर आज़म देगा सदर ममलिकत को, अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट भी कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आइन की बालादस्ती या सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे मुल्क में 2 बार नाफिज़शुदा आइन मनसूख किए जा चुके हैं, ठीक है, और मौजूदा आइन जो है वो इस बेस पे बनाया गया था कि इसमें आइन को बालादस्ती हासिल है और उसको मुस्तकिल नौइयत का आइन बनाने की कोशिश की गई। अगर कोई शख्स गैर आइनी तरीके से मौजूदा आइन तोड़ेगा या तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया जाएगा और पार्लियामेंट इसके लिए सज़ा जो है वो तजवीज़ कर देगी। और सज़ा जो है वो किसी भी किस्म की हो सकती है, वो चाहे फांसी की सज़ा हो जाए या गद्दारी की। ज़ाहिर बता गद्दारी की सज़ा तो बड़ी रिजिड किस्म की होगी ना, फिर बगावत की और गद्दारी की, तो वो इस ज़ुमरे में बड़ी हार्ड किस्म की उनको जो है वो पनिशमेंट दी जाएंगी। तो इस बेस पे आइन को बाला करार दिया गया उन तमाम मामलात से, उन तमाम जो है वो चेंजेस से जो आए दिन मुल्क के अंदर हो रही थी, ताकि इसको उस्तवार आइन के तौर पे जो है वो मुस्तकिल तौर पे मुल्क के अंदर नाफिज किया जा सके और हमारे जितने भी अंदरूनी बैरूनी मसाइल हैं हम लोग इस आइन के तहत जो उसको हल कर सकें।
उसके बाद नंबर 7 पॉइंट हमारा दो ईवानी मुकन्ना यानी बाई कैमरल लेजिस्लेटर। अब इसमें मौजूदा आइन के मुताबिक मरकज़ी कानून साज अदारे का नाम मजलिस शूरा है। जो हमारा मरकज़ी अदारा है, मेन अदारा जिसको हम लोग बोलेंगे, वो क्या है? पार्लियामेंट, मजलिस शूरा या मुकन्ना। आगे समझ, यानी तीनों नाम जो हैं वो अलग अलग यूज़ होते हैं। मैं आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ कि चीज़ एक ही है, ये अदारा एक ही है, चाहे इसको पार्लियामेंट बोल लो, चाहे इसको मजलिस शूरा बोल लो, चाहे इसको मुकन्ना बोल लो, ठीक है। जैसे दो ईवानी मुकन्ना के नाम से यहाँ पे अब जो है वो इसका जो हेडिंग है, सो कोई भी है, लेकिन चीज़ एक ही, अदारा एक ही है, जो दो ईवानों पर मुश्तमिल है, ठीक है। मजलिस शूरा या मुकन्ना जो दो ईवानों पर मुश्तमिल है, जिसमें नंबर 1 पे जो ईवान बाला सेनेट कहलाएगी और ईवान ज़ेरी जो है वो कौमी असम्बली कहलाती है। यानी आगे इसके इस अदारे के आगे दो ईवान होंगे, एक सेनेट है जिसको ईवान बाला कहा जाता है, और नंबर 2 पे कौमी असम्बली होगी जो कि ईवान ज़ेरी कहलाएगी। सेनेट जो होती है उसमें सूबों को मुसावी नुमाइंदगी दी जाती है और वो मुस्तकिल ईवान है, ठीक है, जिसकी मियाद 6 साल है। 6 साल के बाद ऑटोमेटिकली इसके जो है वो जो अरकान है वो रिटायर हो जाते हैं और नए जो है वो अरकान उसमें शामिल कर लिए जाते हैं। अरकान की जो मौजूदा तादाद है वो 104 है। कौमी असम्बली अवाम की नुमाइंदगी करती है, ठीक है। अब सेनेट, ये बहुत सारी चीज़ें, अब मैं आपको जो अगेन इस चीज़ के ऊपर करती हूँ कि ये आपकी ऑब्जेक्टिव की चीज़ें हैं, इसको जो है वो अंडरलाइन करके इसको अच्छी तरीके से याद करना। इसमें इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है इस पूरे चैप्टर में आपका। जैसे सेनेट की जो तादाद है वो जब सेनेट बनाई गई थी तो तब कितनी थी? वो 87 थी। तो मौजूदा दौर में जो है वो 104 हो गई है अब इसकी तादाद, 100 हुई। इसके बाद जो है वो उसके बाद जो है वो 4 सीटें और शामिल की गई तो 104 हो गई। मौजूदा तादाद ही अक्सर पूछी जाती है, तो वो 104 अरकान की तादाद है सेनेट के अरकान की, ठीक है। इसमें सूबों को मसावी नुमाइंदगी दी जाती है, ये भी पूछा जा सकता है। और कौमी असम्बली की जो है वो नुमाइंदगी कौन करता है? वो अवाम की नुमाइंदगी है, ठीक है। उसमें हम लोग शामिल हैं, जो इलेक्शंस होते हैं और उसमें इलेक्ट करते हैं ना सारे हम लोग, हमारे वोटों से जो इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स, वो कौमी असम्बली के मेंबरान होते हैं। फिर उन्हीं वोटों के अगेंस्ट जो है वो वज़ीर आज़म का इंतखाब जो है वो कौमी असम्बली के अंदर होता है। जिस असम्बली के जो है वो पार्टी की ज़्यादा वो सीट्स होंगी, उन्हीं का जो है वो जो हेड होगा या जो उनका कोई भी पार्टी मेंबर होगा वो वज़ीर आज़म की सीट संभाल सकता है आफ्टर इलेक्शंस इन द कौमी असम्बली, जिसका इंतखाब राह रास्त तरीके से अवाम करते हैं और 5 साल के लिए चुनी जाती है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि सेनेट की जो है वो मियाद कितनी है? वो 6 साल है, जबकि कौमी असम्बली की मियाद जो है वो 5 साल है। ये दोनों चीज़ें आपकी ऑब्जेक्टिव की हैं। कौमी असम्बली 342 अरकान पर मुश्तमिल है, सेनेट 104 अरकान पर मुश्तमिल है और कौमी असम्बली 342 अरकान पर मुश्तमिल है, जो आबादी की बुनियाद पर मुंतखब किए जाते हैं। मजलिस शूरा के कुल मेंबरान की तादाद 446 है, यानी टोटल मिला के जो है वो मजलिस शूरा के दोनों ईवान, सेनेट और कौमी असम्बली की जो तादाद है वो 446 है। अब अगर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि जी दोनों ईवानों की तादाद कितनी है, तो फिर दोनों को जमा करके वहाँ पे लिख देना, सिंपल सा फार्मूला, जैसे हम लोग पहले भी करते आए हैं। लेकिन बाज़ औक़ात अलग अलग पूछा जाता है तो आपको अलग अलग याद करनी है, ठीक है। इकट्ठी 446 याद ना रख लेना, 104 और 342 ये दो जो है वो तादाद हैं। सेनेट की 104 हैं, कौमी असम्बली की 342 हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेनेट की कितनी है तो 104 लिखनी है, कौमी असम्बली की कितनी है तो 342 लिखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मजलिस शूरा की कुल मेंबरान की तादाद, तो मजलिस शूरा में ये दोनों ईवान आते हैं, इन दोनों को जमा करेंगे तो 446 बन जाएगा। आगे समझ, ये चीज़ें याद कर लेना अच्छे तरीके से। और इंशाल्लाह कल जो है वो अगला पॉइंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें समझाने वाली हैं, आपको बताने वाली हैं, इससे थोड़ा सा लंबा जो है वो लेक्चर हो जाता है। और इंशाल्लाह कल जो है वो आपसे जो है वो फिर मुलाकात होगी। नंबर 8 पॉइंट से हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।